हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों अभी तक आप लोगों ने अपने अध्ययन को प्रारंभ कर दिया होगा और काफ़ी सिलेबस को कवरअप भी कर लिया होगा। तो बच्चों मैं आपके लिए खासकर क्लास 12 के लिए भौतिक को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो पढ़ चुके हैं आप रिविज़न कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाता है बार बार पढ़ने पे। तो जैसा कि बच्चों हम क्लास 12 का भौतिक विज्ञान को प्रारंभ करेंगे। किसको? क्लास 12 के भौतिक विज्ञान को। और बिल्कुल शुरू से करेंगे। जैसे कि देखिए, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का, उसके न्यूमेरिकल अपलोड कर दिए हैं। हालांकि न्यूमेरिकल मैंने पहले अपलोड किए, जो कि मुझे बाद में करने चाहिए, लेकिन अब मैं कंसेप्चुअली वीडियो भी डालूंगा, जिससे क्या है कि आप फिजिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक बेटा। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो हमें भौतिक को समझना पड़ेगा कि भौतिक के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर जो हमें पढ़ने हैं, किस तरीके से हमारे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपके फिजिक्स के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, चलिए भाई। देखिए बेटा, आपकी भौतिकी के अंदर दो बुकें हैं। ठीक है, कितनी बुकें हैं? दो बुकें हैं। जो दो बुक आपको पढ़नी है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है बेटा। भौतिकी के अंदर भौतिकी या भौतिक विज्ञान, भौतिकी, इसके अंदर आपकी दो बुक हैं। दो बुक आपको पढ़नी है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है। केवल बेसिक बेसिक बातें अभी मैं शुरू में करूंगा, उसके बाद आपकी कंसेप्चुअली बातें आगे आ जाएंगी। ठीक है। भाग 1 भाग 2, ये जो बुक है पूरी की पूरी विद्युत पे आधारित है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये आवेश पर आधारित है। आवेश पर आधारित, आधारित। मैं ऐसा कहूं कि जो भाग 1 है वो आपकी किस पे आधारित है? आवेश पर। तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी इस बुक के अंदर जो बात होगी वो विद्युत के बारे में बात होगी, आवेश के बारे में बात होगी, चुंबकत्व के बारे में बात होगी इस बुक के अंदर स्पेशली। अगर बात करें इसके अंदर, तो इसमें मुख्यतः प्रकाश के बारे में बात होती है, मुख्यतः प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में। ज्यादातर किसके बारे में बात होती है? ज्यादातर, ज्यादातर प्रकाश के बारे में। ठीक है। लास्ट के कुछ चैप्टर होंगे जिसमें विद्युत संबंधी भी बातें होंगी। ठीक है, अलग अलग चीजें समझेंगे। तो हमारी जो भौतिक है उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है? आवेश पर आधारित रहेगी। और भाग 2 क्या है हमारा बेटा? किस पर आधारित रहेगी? ज्यादातर प्रकाश पर। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? अगर आपको बुक के बारे में पता चल गया कि इस बुक के अंदर हम ये पढ़ेंगे, आपको रास्ता पता चल जाए, तो मंजिल पर पहुंचना ज्यादा कठिन नहीं होता, आराम से पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार मैं पहले आपको रास्ता बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। चलिए भाई, अब जरा भाग बुक, जो हमारी बुक, ठीक है, भाग 1 के अंदर समझिए। भाग 1, जो भाग 1 है इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? इसको भी मैं दो भागों में बांट सकता हूं, ये पूरी की पूरी बुक को दो भागों में बांट सकता हूं। सर कैसे बांटोगे, जरा समझिए। इस बुक को दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? एक हो जाएगा आपका स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। एक हो जाएगा आपका स्थिर वैद्युत की, और दूसरा हो जाएगा वैद्युत गत की, वैद्युत गत की। ठीक है जी। कितने भागों में बांट सकता हूं? भाग 1 को स्थिर वैद्युत की और वैद्युत गति में। भाग 1 को वैद्युत चुंबकत्व भी कहते हैं। वैद्युत चुंबकत्व पर आधारित है। किस पर आधारित है? वैद्युत चुंबकत्व पर, चुंबकत्व पर। देखिए अभी ये जो शब्दों के लिए इतना परेशान ना हो, धीरे धीरे करके ये सारे शब्द आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो हमारा जो भाग बने वैद्युत चुंबकत्व, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक है आपका स्थिर वैद्युत की, और दूसरा है वैद्युत गति। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर स्थिर वैद्युत की क्या होता है और वैद्युत गति की क्या होता है? ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थिर वैद्युत की क्या है। स्थिर मतलब कोई चीज रुकी हुई हो। क्या हो? स्थिर का अर्थ होता है कोई चीज रुकी हो। गति की मतलब कोई चीज मोशन में हो, गति कर रही हो, चल रही हो, यानी शांति से ना बैठी हो। तो समझिए, मैं डेफिनेशन भी साथ में बताऊंगा। और देखिए, पूरा नोट्स आपको बोर्ड से ही लेना है, क्योंकि मैं पूरे नोट्स के साथ ही पढ़ाऊंगा। नोट्स बनाने बोर्ड से ही। ठीक है, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ आप बुक वगैरह अपना अध्ययन करें तो बुक को जरूर पढ़ें। मेरा कहना ये रहेगा कि बुक का अध्ययन जरूर करें, बुक को रीड आउट जरूर करें। ठीक है। चलिए बेटा, स्थिर वैद्युत की क्या होती है? विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान
विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया है। स्थिर आवेशों का आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है किया जाता है जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या बेटा? एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया है उसे क्या बोलेंगे? स्थिर। यानी जो आवेश है आपका, क्या आवेश, वो गति नहीं कर रहा है, चुपचाप शांति से बैठ रहा है। अर्थात अगर मैं बात करूं आवेश के बारे में, ठीक है, आवेश के बारे में, जो आवेश है क्यू, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, याद रखोगे। तो आवेश की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो। अर्थात आवेश गति नहीं करेगा, वो बैठा है तो बैठा रहेगा। क्या करेगा? बैठा है तो बैठा रहेगा, कोई भी मोशन नहीं करेगा। यानी इसके अंतर्गत हम अगर कुछ पढ़ने वाले हैं तो क्या पढ़ेंगे? स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्थिर आवेश के। अब डाउट बन रहा होगा ये आवेश क्या है। थोड़ी देर के लिए इस डाउट को साइड में रख दीजिए, मैं आवेश को बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लो आवेश कोई चीज है जो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो कब पढ़ेंगे? जब वो रुकी हुई है। तो रुके होने के लिए हमारी फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टरों का व्याख्यान है। कितने चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में? स्थिर वैद्युतिकी को समझने के लिए, यानी जब आवेश रुका हुआ होगा, इस चीज को पढ़ने के लिए हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, पहला चैप्टर है ये आपका। वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, उसका क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बेटा, देखिए स्थिर वैद्युतिकी में कितने चैप्टर हो जाएंगे? 2 चैप्टर हो जाएंगे, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र और स्थिर वैद्युत वेग तथा धारिता। अब सवाल आती है सर इसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए अभी तो आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इसके अंदर कूलाम के नियम, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ आप देखो विभव के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, विभव परिवर्तन, बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में संधारित्र भी पढ़ोगे। सर संधारित्र क्या होता है? आपने पंखे में एक कैपेसिटर देखा हुआ, पंखे के अंदर जो सफेद सफेद सा जिसे आप शायद कंडेंसर बोलते हैं, उसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर तो यहां से मेनली आपको इतना याद रखना है कि इस वाले पोर्शन के अंतर्गत ये वाले, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंतर्गत अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब जब मैं इसको पढ़ाऊंगा इसके दौरान आवेश मोशन नहीं करेगा, ये बात आपको याद रखें। यानी आवेश गति नहीं करेगा, आवेश शांति से बैठा रहेगा। ठीक है, ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, जैसे ये पार्ट कवर अप करोगे, फिर आप पढ़ोगे वैद्युत गति। क्या पढ़ोगे बेटा? वैद्युत गति। ठीक है, वैद्युत गति में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले सवाल आता है वैद्युत गति क्या है। तो वैद्युत गति की बात करूं तो वैद्युत गति में आवेश मोशन करना चालू कर देगा, चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, मोशन आवेश क्या करेगा? चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा? आवेश चलना प्रारंभ करेगा। तो इससे संबंधित हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले जरा वो भी देख लें। देखिए बेटा, फिर पढ़ोगे आप वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा तथा मैं इसी में इंक्लूड कर दे दूंगा किरचॉफ के नियमों को। ठीक है, वैसे तो आपके चैप्टर का नाम ही है वैद्युत धारा, लेकिन इसी में थोड़ा सा मैं बढ़ा के लिखूंगा वैद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ किरचॉफ के नियम। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होगा? आवेश गति करना प्रारंभ कर देगा। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा वैद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को, यानी आवेश क्या करना? गति करना चालू कर दिया, तो आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, वो क्या थी? वैद्युत धारा। तो क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। क्या पढ़ेंगे बेटा? गतिमान आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व। ठीक है बेटा, देखिए यहां तक वैद्युत धारा पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, एक बहुत ही रोमांचक चीज आपको देखने को मिलेगी। जब आवेश गति करना प्रारंभ करेगा, जब आवेश गति करना प्रारंभ होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबक बिहेव करती है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे क्या होगा कि जब किसी तार को में हम करंट प्रवाहित करें तो वो भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगी। अब कैसे खींचेगी वो जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
ठीक है, बहुत सारे फिनोमेना इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई कुछ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकत्व तथा द्रव्य। इसके बाद कौन सा चैप्टर हो जाएगा? चुंबकत्व, चुंबकत्व तथा द्रव्य, द्रव्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चुंबकत्व तथा द्रव्य। अच्छा, चुंबकत्व मतलब ऐसे कुछ पदार्थ, मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी चुंबकशीलता देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, ऐसी ऐसी बातों के बारे में करेंगे। मेनली बात किसके बारे में करेंगे? चुंबकीय पदार्थों के बारे में। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकत्व जानेंगे कि पृथ्वी का अपना कैसे चुंबकीय क्षेत्र है, वो कहाँ जानेंगे? चुंबकत्व तथा अपने चुंबकत्व तथा द्रव्य के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो कितने चैप्टर हो जाएंगे? अभी तक हमारे 5 चैप्टर हो गए। टोटल आपके जो चैप्टर हैं वो हैं हमारे 8। उसके बाद पढ़ोगे आप वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ोगे आप? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला चैप्टर कौन सा हो जाएगा? वैद्युत, वैद्युत चुंबकीय, चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, क्या पढ़ोगे? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पे समझोगे कि चुंबकीय, देखिए ये चैप्टर भी बड़ा मजेदार है। यहाँ पर आप समझोगे कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। अगला चैप्टर कौन सा आ जाएगा जी? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर अभी तो आपने ऊपर लिखा वैद्युत धारा, यहाँ लिखा प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा में क्या अंतर है? बेटा ये जो धारा है, ये जो आप धारा देख रहे हो, ये वाली, ये वाली, ये डीसी धारा है। ठीक है, कौन सी है? डीसी। सर डीसी धारा मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट करंट जिसको बोलते हैं, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। सर दिष्ट धारा कौन सी है? अरे भाई घबरा मत, आराम से पढ़ेंगे। जो सेल वगैरह से मिलती है, बैटरी से मिलती है, वो दिष्ट धारा है। ठीक है, सर प्रत्यावर्ती धारा कौन सी है? वो भी पढ़ेंगे जब बनाएंगे। ठीक है, जनरेटर से मिलती है जनरली। ठीक है, 2 प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक दिष्ट धारा जनरेटर होता है और एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो जब प्रत्यावर्ती, जैसे कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, हमारे घर में जो धारा आ रही है, वो कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा है। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या पढ़ेंगे इसमें? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला चैप्टर कौन सा आ जाएगा? विद्युत, विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट बुक का सिलेबस। आप लोग एक बार ध्यान से देख लें और एक बार इनको पढ़ें। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते अगर लिखें तो साथ ही साथ पॉज करके इसको लिख लें। ठीक है, उसके बाद हम आपका फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, और उसको समझेंगे कि क्या होता है वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। ठीक है, और मज़ेदार मज़ेदार बातें करेंगे, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भाई आगे देखते हैं, अब हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने सिलेबस के बारे में समझा है। ठीक है, कि सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है बेटा, क्योंकि अब हमें रास्ता पता चल गया है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं जिसको स्थिर वैद्युत के अंतर्गत आ रहे हैं, उसमें आवेश मोशन नहीं करेगा। पहला पॉइंट दिमाग में ये डालिए, क्या डाला? कि इन 2 चैप्टरों के दौरान आवेश गति नहीं करने वाला है, आराम से बैठेगा। तो चैप्टर का नाम लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि बेटा अभी मैंने आपको स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में? स्थिर वैद्युत, क्योंकि ये चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्थिर वैद्युतिकी समझाऊंगा क्या होती है। ठीक है बेटा, चलिए भाई स्थिर वैद्युतिकी समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, देखिए भाई स्थिर मतलब क्या होता है जी? रुका हुआ, रुका हुआ। और वैद्युत की मतलब होता है आवेश। क्या होता है जी? आवेश। तो कौन रुका हुआ है? आवेश रुका हुआ है। अच्छा स्थिर वैद्युत की क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, जैसे समझ यहाँ। ठीक है, हमारे विज्ञान को समझने के लिए 3 पार्ट हैं, अलग अलग। देखिए अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बांटा है, भौतिक, रसायन और क्या है? बायोलॉजी। ठीक है,
अच्छा, भौतिकी के अंदर ही अब दो पार्ट कर दिए। ऐसे ही हमारा जो वैद्युत चुंबकत्व है, वैद्युत चुंबकत्व के अंदर उसको दो भागों में बांट दिया। कौन सा? स्थिर वैद्युत की। किसके अंदर बांट दिया? स्थिर वैद्युत की और एक वैद्युत गति की। तो स्थिर वैद्युत की एक शाखा है, किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की। किसकी शाखा है बेटा? भौतिक विज्ञान की। तो स्थिर वैद्युत की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की शाखा होती है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत की मतलब आवेश। विज्ञान की एक ऐसी शाखा, विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है जी, क्या कहलाएगी? स्थिर वैद्युत। भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्थिर वैद्युत की बोलते हैं। अर्थात आवेश की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, यहाँ क्यू क्या है आपका? क्यू है जी आवेश। ठीक है, और बी क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी या गति को दिखा रहा है। ठीक है, किसको दिखा रहा है? गति को। अतः आवेश की गति कितनी है? जीरो है। क्या है बेटा जी? जीरो है। तो आवेश कोई भी गति नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी गति नहीं करेगा। ठीक है, तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? स्थिर वैद्युत की। अतः चार्ज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू जीरो। यानी आवेश की गति कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। कितनी रहेगी आवेश की गति? जीरो रहेगी। जरा आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए, आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर शायद शायद उम्मीद करता हूं ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आनंद के साथ पढ़ें, मतलब समझें उसका। आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि सर हम ये पढ़ें क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई स्थिर वैद्युत की पढ़ने की? पॉइंट तो है। कुछ बच्चों का मे भी जवाब होगा, सर पेपर में आएगा उसके लिए पढ़ना है। नहीं बेटा, पेपर एक लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं हमें स्थिर वैद्युत की क्यों पढ़नी है और कहां कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए। क्योंकि देखिए आनंद किसी चीज में तभी आता है जब हम उसको डेप्थ में जाकर के देखें, उसके अंदर घुस करके देखें कि ये चीज ओरिजिन क्यों हुई, उसके पीछे का बैकग्राउंड निकाल के लाएं कि ये आई तो क्यों आई। ठीक है, चलिए भाई। तो स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग समझिए क्यों यूज करते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, या ऐसे कह सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्यों पढ़ें। अगर हमें इसके काम समझ में आ गए, क्या बोल रहा हूं, अगर इसके काम समझ में आ गए तो भाई क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई समझिए। अच्छा, आप लोगों ने देखो प्रिंटर को देखा होगा। ठीक है जी, किसको देखा होगा? प्रिंटर को। ठीक है, प्रिंटर समझते हो ना? अरे जिससे फोटो कॉपी करा के लाते हो, तो उसके अंदर इसका यूज होता है। हाँ सर, इसके उसके अंदर इसका यूज, हाँ बेटा, उसके अंदर प्रिंटर के अंदर इसी ब्रांच का यूज होता है। अब कैसे होता है वो मैं किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एनिमेशन के द्वारा, उसमें आप जानना कि प्रिंटर कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें प्रिंटर में इसका क्या भूमिका है। तो कहाँ यूज होता है? प्रिंटर के अंदर, प्रिंटर में। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो प्रतिलिपि बनाने में, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि बनाने में, बनाने में, जिसको आप फोटोकॉपी भी कहते हो, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी या जेरोक्स कहते हो। ठीक है बेटा, प्रिंटर के अंदर प्रतिलिपि बनाने में। ठीक है, अच्छा, स्पीकर के अंदर भी इसका यूज होता है। स्पीकर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, स्पीकर में।
ठीक है। अगर इस ब्रांच को हम अच्छे से नहीं पढ़े होते तो क्या स्पीकर को बना पाते? नहीं बना पाते, समझ ही नहीं पाते स्पीकर कैसे काम करता है। ठीक है। अच्छा, पेंटिंग में हो जाता है, पेंट करने में, पेंट करने में। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे पेंट करने में कैसे भाई? देखो, इसको तो मैं इजीली आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। स्पीकर और प्रिंटर को अभी समझाना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए मैं इनको नहीं बताऊंगा कैसे काम करते हैं। लेकिन पेंट करने में समझिए बेटा, अच्छे से पेंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है और ये खोखली है। ठीक है जी, कैसी है? खोखली ट्यूब है। अच्छा, इसके अंदर मेरे को पेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? पेंट करना है। तो इसके अंदर करना, अब अंदर पेंट करने में मेरे को दिक्कत होगी। दो तरीके, या तो इसको सिलेंडर को डुबो दूं, ठीक है, फिर भी शायद कहीं ना कहीं बच जाए, कहीं ना कहीं बच जाए। ठीक है। तो देखिए कैसे किया जाता है। इतना तो आपको बेसिक पता होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक है। चलिए, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर को एक वायर से लटका देता हूँ और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूँ। कैसा आवेशित कर देता हूँ? पॉजिटिवली चार्ज। इसको धनावेशित कर दिया, पूरी की पूरी ट्यूब क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो गई है। ठीक है। चलिए भाई, अच्छा अब मैं एक स्प्रे लेता हूँ, स्प्रे के द्वारा। ठीक है, समझ लिए, ये एक स्प्रे है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज। अब बेटा समझना, जब यहां से स्प्रे किया जाएगा, ठीक है, स्प्रे किया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अंदर जाके चिपकने लगेगा। क्या होगा? चिपकने। तो कलर क्या होगा? आसानी से चिपक पाएगा और अच्छे से पेंटिंग हो पाएगी। क्यों हो पाएगी? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो पेंटिंग में हो जाएगा, बहुत अच्छे से पेंटिंग होगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, और कहाँ यूज होगा और समझिए, चिमनी, कारखानों की चिमनी में, कारखानों की चिमनी में, कारखानों की चिमनी में, चिमनी में। अब भाई चिमनी में कैसे होगा? चिमनी क्या होती है बेटा? आप लोगों ने किसी कारखाने को देखा होगा या कोई फैक्ट्री वगैरह को देखा हो, तो एक ऊपर से एक धुएं को छोड़ने के लिए एक लंबी सी बिल्डिंग टाइप में बनाई रखी होती है। देखिए कुछ ऐसे देखा होगा। मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है और ऊपर की ओर इस तरीके से एक टावर सा लगा होगा जो ईंटों का बना हुआ। इसमें से क्या होता है? स्मोक निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। ठीक है, यहाँ भी इसका यूज होता है। अब कैसे होगा वो समझिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ भाई देखिए, समझिए। तो कारखानों की चिमनी में कैसे? अगर समझिए कि चिमनी में से क्या निकलेगा? हानिकारक क्या निकलेंगे? गैसेस निकलेंगे। अब उनको रोकना है। मान लीजिए कि ये चिमनी मैंने बना दी, ठीक है, और इसमें से जो धुआं निकल रहा है, सपोज कीजिए कि वो धुआं नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिव, सपोज कर लो, मान लो, नहीं है तो कर भी सकते हैं, आवेशित कर भी सकते हैं। तो मान लो नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज था। कैसा कैसा चार्ज था? नेगेटिव, रेड आवेश था। तो ये क्या जाएगा? ये जो स्मोग है कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा और वातावरण को दूषित करेगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? यहाँ पर एक जाली लगा दूं। क्या लगा दूं? जाली। ठीक है, चिमनी के निकलने से पहले। ठीक है, क्या कर दो? एक जाली लगा दूं, जैसे आप फिल्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको मैं कैसा चार्ज दे दूं? पॉजिटिव चार्ज दे दूं। कैसा चार्ज दे दूं? पॉजिटिव। अब बताइए यहाँ से जो स्मोक आएगा वो क्या होगा? जो धूल के कण होंगे जो नेगेटिव चार्ज को ला रहे होंगे, वो सारे के सारे इस जाली पे चिपक जाएंगे और फ्रेश एयर बाहर निकल जाए। तो यहाँ भी इसका यूज हो जाता है। कहाँ पर? कारखानों की चिमनी में। और समझिए, और बताता हूँ। चलचित्र नलिका में, चलचित्र, चलचित्र नलिका में, नलिका में। अब ये चलचित्र नलिका क्या है भाई? टेलीविजन। ठीक है, जिसको आप टीवी बोलते हो। ठीक है, जो पुरानी ट्यूब रहती थी ना, पुरानी टीवी बड़ी सी मोटी सी, तो वही, उसी को चलचित्र नलिका हिंदी में बोलते हैं या टेलीविजन बोलते हैं। तो उसके अंदर भी होता है। तो अब उम्मीद करता हूं आप स्थिर वैद्युतिकी के इतने सारे प्रयोगों को समझ गए, जहां जहां इनका यूज हो रहा है, तो आप इसका महत्व समझ चुके होंगे कि हाँ, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई सारे बच्चों के अंदर अभी क्यूरियोसिटी शायद जागी भी होगी कि भाई प्रिंटर आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि हमको लिखना पड़ता है बार बार। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा सिस्टम करें कि ये लिखने का झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो प्रिंट दिमाग में तो चल रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अगर चल रहा है तो कमेंट जरूर करना
कि प्रिंटर कैसे काम करता है, ठीक है, क्यूरियोसिटी जाग रही है समझने की, ठीक है, स्पीकर कैसे काम करता है, कि स्पीकर क्या नाम है, स्थिर वैद्युत की पर कैसे काम करता है। अगर क्यूरियोसिटी जाग रही है तो कमेंट में जरूर डालना कि हाँ सर क्यूरियोसिटी है जानने की कि कैसे ये काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप स्थिर वैद्युत के अनुप्रयोगों को समझ पाए होंगे, ठीक है बेटा। तो स्थिर वैद्युत के अनुप्रयोग अभी आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, फटाफट लिखिए। चलिए भाई, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब आगे समझते हैं। आप समझेंगे कि आवेश क्या है, ठीक है। बहुत देर से आवेश 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 आवेश, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए कि आवेश क्या है, ठीक है बेटा। चलो भाई समझते हैं आवेश क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर आवेश की बात की थी तो वो वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। किसने की थी? थेल्स ने। कोई तो था जो आवेश के बारे में बताने वाला था, सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक थेल्स। ये कब बताई? 600 बीसी के आसपास में। आवेश की चर्चा करेंगे, आवेश की हिस्ट्री जानेंगे, आवेश का जन्म कहाँ से हुआ ये सब समझेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 600 बीसी के आसपास, 600 बीसी में वैज्ञानिक थेल्स ने बताया, वैज्ञानिक थेल्स ने, थेल्स ने आवेश, आवेश के बारे में चर्चा की, के बारे में चर्चा की, चर्चा की, ठीक है। अभी तक कोई नहीं जानता था कि आवेश बेटा होता क्या है, नाम तक नहीं जानते थे कि कुछ होता है। लेकिन 600 बीसी के आसपास में वैज्ञानिक थेल्स ने, किसने बताया जी? वैज्ञानिक थेल्स ने बताया। किसके बारे में? आवेश के बारे में। आवेश नाम की कोई चीज है, ठीक है। अब कैसे, इन्हें कैसे पता चला कि कुछ है? अभी ये भी नहीं जानते कि आवेश होता क्या है, ये खुद नहीं जानते। तो सर इन्हें कैसे पता चला? ये खेल खेल रहे थे ऐसा समझिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऊनी वस्त्र के साथ में, कौन सा वस्त्र लिया? ऊनी वस्त्र, ऊनी कपड़ा लिया, ऊनी वस्त्र के साथ में, वस्त्र के साथ में, साथ में अंबर नामक पदार्थ को, अंबर नामक, नामक पदार्थ को, पदार्थ को, पदार्थ को घिसा, घिसा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऊनी कपड़ा लिया और उसके साथ में अमर नाम के पदार्थ को घिसा। तो देखा कुछ अलग से जो पदार्थ था, क्योंकि दोनों क्या है, वस्त्र भी पता है अमर भी पता है, एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया, दोनों एक दूसरे को खींचने लगे, समझिए। जैसे ये अंबर है और ये हमारा एक कपड़े का टुकड़ा है, इन दोनों को आपस में रगड़ा तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचने लगे, ठीक है। ऐसे मतलब उस तरीके का व्यवहार दर्शाने लगे। तो वैज्ञानिक थेल्स हैरान हुए कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज को जानने के लिए वैज्ञानिक ने फर्दर स्टडी की, अपनी आगे पढ़ाई की, मतलब फर्दर स्टडी मतलब इस टॉपिक के अंदर घुसना चालू किया, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। तो ये दोनों, अब कई सारे बच्चों के दिमाग में बनना होगा कि अंबर क्या है। अंबर भाई पीला पदार्थ, एक पदार्थ होता है, अंबर एक पदार्थ है, याद रखना। अंबर एक गोंद जैसा, गोंद जैसा, जैसा पीला पदार्थ है, पीला पदार्थ है, पदार्थ है, ठीक है जी। अंबर क्या है? एक पीला गोंद जैसा पदार्थ है। तो सबसे पहले याद रहे, सबसे पहले किसने बात की थी आवेश के बारे में? वैज्ञानिक थेल्स ने बात की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक थेल्स ने। उसके बाद ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वैज्ञानिक थेल्स ने ऊनी वस्त्र के साथ में अम्बर नामक पदार्थ को रगड़ा। तो अम्बर ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट किया। क्या क्या? इस अंबर के पदार्थ ने, इस अंबर के पदार्थ ने, ये कौन है? ये अंबर है, ठीक है। इस अंबर के पदार्थ ने छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया। वैज्ञानिक थेल्स यहीं पर हैरान हो गए कि ये खींच क्यों रहा है, और इस चीज को जानने के लिए आपके सामने पूरा चैप्टर आने जा रहा है, ठीक है। तो अंबर के पदार्थ ने छोटे छोटे टुकड़ों को खींचना स्टार्ट किया। चलिए आगे समझिए। तो बेटा समझिए, कहाँ कहाँ तक समझ गए? देखिए हमने क्या किया कि जो वैज्ञानिक थेल्स ने 600 बीसी के आसपास में क्या किया, आवेश के बारे में बताए। इन्होंने क्या किया, दो टुकड़ों को लिया, आपस में रगड़ा, किसको? ऊनी वस्त्र और अंबर। तो अंबर क्या कर रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया था। किसने कर दिया था?
अम्बन है, ठीक है, इस पदार्थ ने, याद रहे, ठीक है। और ये पदार्थ कैसा होता है, हल्का पीला सा होता है, कैसा होता है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, कैसा होता है जी, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। कुछ बेसिक बेसिक बातें और जान लो, ठीक है। चलो भाई समझो आगे। आवेश, आवेश, हाँ। तो वैज्ञानिक थेल्स ने क्या क्या बातें की वो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। आवेश एक अविस्तारात्मक गुण है, आवेश, आवेश एक पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है, गुण है, ठीक है। डेफिनेशन पे आएंगे, डेफिनेशन तुमसे ही बनवा दूंगा, बस शांति से चुपचाप लेक्चर को सुनो, ठीक है बेटा। तो क्या कहा, आवेश पदार्थ का गुण है, पदार्थ, गुरुजी पदार्थ क्या होता है, अरे बेटा, आप अपने चारों ओर जो चीज देख रहे हो वो पदार्थ है। बस दो बात याद रखना, क्या, उसमें वजन हो यानी द्रव्यमान हो, और जो कुछ ना कुछ जगह गिरे वो पदार्थ कहलाएगी। तो आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है, ये भी एक पदार्थ है, मैं भी एक पदार्थ हूँ, माइक एक पदार्थ है, जिस फोन में आप देख रहे हो पदार्थ है, किताब में जिसमें लिख रहे हो वो एक पदार्थ है, कॉपी में जिसमें लिख रहे हो वो एक पदार्थ है, बुक, पेन जो आपके हाथ में वो एक पदार्थ है, जिस टेबल पे बैठे हो वो एक पदार्थ है, जहां भी बैठे हो, ठीक है। आप अपने चारों ओर देखो, वो सारी की सारी चीज क्या है बेटा, पदार्थ है। कंडीशन क्या है कि उसमें द्रव्यमान हो, क्या हो बेटा, द्रव्यमान हो, और जो कुछ ना कुछ जगह गिरे वो सारी पदार्थ है। तो इन्होंने कहा आवेश पदार्थ का एक गुण है। गुरु जी ये पदार्थ का गुण, गुण कैसा होता है जरा बताइए। जैसे बेटा हम मानव है, हमारे भी अलग अलग गुण होते हैं, जैसे रोना, हंसना, गुस्सा करना, ठीक है, ये सारे क्या हमारे गुण हैं एक तरीके के, ठीक है। जैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा एक गुण हो गया, ठीक है। किसी का बहुत शांत स्वभाव है वो उसका गुण है। ऐसे बेटा पदार्थ का अपना एक गुण होता है, ठीक है, क्या होता है, गुण। सर ये गुण कैसा होता है समझिए, खाने वाला गुण नहीं है, ठीक है। आवेश पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण क्या करेगा वो, जिसके कारण, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, किया जाता है, या अनुभव होता है, अनुभव होता है, होता है, ठीक बेटा। समझो क्या कह रहा हूं। आवेश पदार्थ का गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव किया जाता है। क्या मतलब, जो आवेश है, जब किसी पदार्थ पर आवेश आ जाएगा तो क्या करेगा, या तो वो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, या हम उसको महसूस कर पाएंगे। सर को समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, घबराइए मत, समझिए बेटा। ये एक पदार्थ है, अभी शांति से बैठा है, ये एक पदार्थ है। अब इसके ऊपर पे मान लीजिए आवेश आ गया, ठीक है, एक गुण आ गया, किसका, आवेश, ये धनावेशित हो गया, ये कैसा हो गया, धनावेशित, ठीक है। क्या हो गया बेटा जी, धनावेश। तो ये क्या करेगा, ये अपनी और छोटे छोटे टुकड़ों को, मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े, तो इन टुकड़ों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अब ये खींच क्यों पा रहा है, क्योंकि इसके चारों ओर कोई ना कोई क्षेत्र बना है, क्या बना है, क्षेत्र। अब वो क्षेत्र कौन सा हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, या चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। या तो वैद्युत क्षेत्र बनाए, वैद्युत क्षेत्र तथा सॉरी, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र या तो उत्पन्न होंगे, या हम क्या कर पाएंगे, उन्हें अनुभव कर पाएंगे। उत्पन्न हुए तो अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे, ऐसा ये जो ऐसा गुण है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आवेश बोलते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, ठीक है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं। आवेश, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको चार्ज। अगर पूरा नाम लिखो तो वैद्युत आवेश लिख देना, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए भाई, क्या होता है वैद्युत, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश पदार्थ का, पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है जी। क्या है बेटा? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव किया जाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। अब वैद्युत आवेश के बारे में और समझिए। ठीक है, चलिए। तो एक वैज्ञानिक रहते, समझिए, छोटी छोटी बातें याद रखना आपको जरूरी है। वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदत्त करते हैं, वैद्युत आवेश को, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अगर आपको कहीं पे भी क्यू लिखा दिख जाए, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तो समझ जाना वो क्या है? आवेश। तो आवेश को किसके द्वारा दर्शाते हैं? क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। अब आवेश के मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है बेटा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने आवेश के बारे में एक नियम दिया था, जिसको आप आगे पढ़ोगे तो उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक रहा। सर मात्रक क्या होता है? सिंपल सा चीज, जिस चीज को मापा जाता है, जिस यूनिट में मापा जाता है, उसे बोलते हैं उसका मात्रक। जैसे आप आलू लेने जाते हो तो बोलते हो 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो। तो ये जो किलो शब्द है यही आपका मात्रक है। तो ऐसे आवेश को किस में मापा जाता है? कूलाम में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? कूलाम में। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया जी? कूलाम हो गया। क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और समझिए, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, अभी आगे समझेंगे इनको भी। आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है। अब क्यों होता है दो प्रकार का, ये बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का होता है। चलिए, ये दिख रहा हो, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा दो प्रकार का होता है वो भी समझ लें। एक होता है आपका धनावेश, और दूसरा होता है जी ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है। आवेश कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है। आवेश को किसके द्वारा दर्शाते हैं? क्यू के द्वारा। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। इतना लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए, दिमाग के अंदर एक सवाल बनता है कि आवेश दो प्रकार के क्यों? ठीक है बेटा। आवेश पहले उत्पन्न कैसे होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, आवेश को मतलब कैसे एक वस्तु पर आवेश आता है। ठीक है, चलो भाई। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा परमाणु के बारे में पढ़ा देता हूँ, और कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा। परमाणु, परमाणु। देखिए, जिन बच्चों को परमाणु के बारे में नॉलेज है वो चाहे तो लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है। अगर, मैं तो चाहूंगा कि आप इसको भी समझें अच्छे से, कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, परमाणु के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, परमाणु
की जो डेफिनेशन है वो डाल्टन के अनुसार दी जाती है। किसके द्वारा? डाल्टन के अनुसार। तो डाल्टन भाई साहब ने क्या कहा था? डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। हालांकि ये बात सत्य नहीं है, अब खंडित हो चुकी है ये बात, यानी अब इस बात का विरोध आ चुका है, अतः परमाणु को भी अब तोड़ा जा सकता है। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि सब पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है जी? परमाणु होता है, अतः उसको आगे भागों में नहीं तोड़ सकते। तो डाल्टन ने क्या कहा था वो बात मैं लिख देता हूं, ठीक है। डाल्टन के अनुसार, याद रहे डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार है ये बात। डाल्टन ने कहा था किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, छोटा कण परमाणु होता है, परमाणु होता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। अर्थात जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, अर्थात, अर्थात जिसको, जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, अर्थात जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। परंतु ये बात अब सत्य नहीं है, ये बात लिख देंगे, परंतु यह बात अब सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि, क्योंकि अब परमाणु को तोड़ा जा चुका है, तोड़ा जा चुका है। ठीक बेटा। अब क्या है? परमाणु विभाजन। अब कैसे विभाजित? तीन मूल कण हैं, ठीक है, तो समझना बेटा। परमाणु के बारे में अब समझ लेना, ठीक है। परमाणु मुख्यतः, परमाणु एक गोलाकार कण है। कैसा कण है जी? गोलाकार कण है, कण है, जिसके अंदर, जिसके अंदर तीन मूल कण, तीन मूल कण मौजूद हैं, मौजूद हैं। ठीक है। परमाणु क्या है? एक गोलाकार कण है जिसके अंदर कितने कण मौजूद है? तीन। कौन कौन से तीन मूल कण? याद रहे मूल कण बोला है मैंने, ठीक है। कण तो और भी हैं, कण और भी हैं, लेकिन मूल कण कितने? तीन। और कौन कौन से तीन है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा बेटा न्यूट्रॉन। ठीक है। और तीनों कणों की लोकेशन को अपन समझेंगे, ठीक है। तो कितने कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो या फटाफट इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। फिर इससे आगे की चर्चा करते हैं। चलिए मैं साइड में ही समझा देता हूं। चलो 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 समझ लो पहले। देखिए क्या बोला? परमाणु क्या है? एक गोलाकार कण है, इस तरीके का कण है, ठीक है। अब समझना, जिसके बीच में, समझना बीच में कौन है? बीच में बैठे हुए हैं नाभिक भाई साहब। कौन बैठे हैं? नाभिक, ठीक है। बीच में कौन है जी? नाभिक, ठीक है। और इस नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक के बीच में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन है? परमाणु में तीन कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। और बाहर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं नाभिक, नाभिक। और ये जो दिख रही हैं इन्हें बोलते हैं परमाणु की कक्षाएं, परमाणु की कक्षाएं, कक्षाएं, ठीक है। और इनमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये कौन है जी? इलेक्ट्रॉन। और बीच में कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन कौन रहता है जी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु के दो भाग हो गए मुख्य, एक नाभिक और एक बाहर का भाग। बाहर के भाग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और बीच के भाग में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक
ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बोलूं कि परमाणु का ज्यादातर जो द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर ही रहता है। ठीक है, इतना फटाफट लिखिए। चलिए अब समझो आगे, आगे समझिए। हाँ, तो अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं कि परमाणु में दो भाग हैं, एक नाभिक है और एक बाहर का भाग है। नाभिक के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर के हिस्से में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। अब देखिए समझिए। हाँ भाई, तो ये मैं एक एटम की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, परमाणु की संरचना बना रहा हूँ। जानना किस किस के साथ में हम मस्ती कर सकते हैं, किसके साथ में क्या कर नहीं कर सकते हैं। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ कौन चक्कर लगा रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ कौन है जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीच में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं नाभिक, अभी आपको बताया है। और कौन कौन रहता है इसमें, इसमें रहते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ कौन रहते हैं जी, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, चलो भाई। हाँ भाई समझो, तो बीच में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साइड में कौन है जो चक्कर लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेटा, ये जो नाभिक है, नाभिक के अंदर से हम कुछ निकाल या डाल नहीं सकते। इसके अंदर से निकालना या डालना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, हम कभी भी इस नाभिक के साथ छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जब नाभिक चैप्टर पढ़ेंगे तब का तब देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि हम नाभिक के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके साथ में छेड़छाड़ करने के लिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इसके साथ में मस्ती करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनके साथ में हम कुछ भी मस्ती कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूं, देना तो नहीं चाहिए, बट इसके द्वारा आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको किडनैपिंग करनी है, समझना। तो ये है किसी का घर, इस घर के अंदर से किडनैपिंग करना आसान होगा या बाहर से किडनैपिंग करना आसान होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, वहां से कुछ लेना या देना है, वहां से आसान होगा या घर के अंदर जा करके। डेफिनेटली सभी का जवाब उम्मीद करता हूं, बाहर किडनैपिंग करना यानी बाहर से लाना ले जाना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू घर। ठीक है, क्योंकि घर में से कुछ निकालना है और डालने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। तो ऐसे अगर चोरी, मान लीजिए कि आपको क्या करनी है, इस इलेक्ट्रॉनिक किडनैपिंग करनी है, तो क्या करना है, इसको ले जाने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाहर कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़े। तो एक बात याद रखना कि हम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल और डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन निकाल और डाल सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में कोई मस्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, तब तो कुछ कर पाएंगे। तो एक बात यहां से क्या याद रहेगी, आपको याद रखनी है, हम परमाणु में, परमाणु से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल या डाल सकते हैं, निकाल या डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो या डाल सकते हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते हम, याद रहे। अच्छा आगे समझिए, मैं कुछ बेसिक बातें और बता रहा हूं, तब आएंगे अपनी बात पर। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ 6 7 क्लास में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। ठीक है, हाँ भाई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश,
अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की तो इस पर होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम। प्रोटॉन की बात करूं तो +1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम। न्यूट्रॉन की बात करूं तो 0 कूलम। कितना होता है? 0 कूलम। तो इसके ऊपर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। कैसा आवेश है? ऋण आवेश। और इसके ऊपर कैसा आवेश है? धन आवेश। धन आवेश। ठीक है। इसका आवेश कैसा है? ये उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है? ना तो कोई धनावेश ना ऋणावेश, यानी कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुणा 10⁻90 कूलम। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻90 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 0 कूलम। अतः कह सकते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। नोट डाउन कीजिए जरा इसे। चलिए कुछ और आगे आपको और बता देते हैं, ये भी आपको याद रखने न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान आता है। इलेक्ट्रॉन को तोलोगे तो कितना वजन आएगा? तो ये आएगा 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। याद रखना बेटा। अच्छा, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग बराबर रहता है। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10⁻⁻27 kg। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग 1.6 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है जी। ये आपको फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है। ठीक है। चले, अब देखिए एक बात हमें यहाँ समझ में आई क्या? हम इलेक्ट्रॉन निकाल या डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धन आवेश। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धन आवेश। अब समझना। हाँ तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने जो फैक्चुअल डाटा है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। तो कौन सी बात है समझना। देखिए क्या बात बोल रहा हूँ। अगर कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इससे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकले, क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन निकाले गए। क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन निकाले गए। क्या मैंने आपको बताया था अभी कि या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। अपने पास में दो ही कंडीशन। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश। अगर ऋण आवेश निकला है तो ये कैसा हो जाएगा जी? धन आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है? धनावेशित हो जाती है बेटा। कैसी हो जाती है? धनावेश। ठीक है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है जी? धन आवेश आ जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना है। अर्थात किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो उस पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। कैसा आएगा? धनावेश। ठीक है। तो धनावेश का क्या मतलब है? धनावेश। धनावेश। धनावेश का, धनावेश का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ, अर्थ पदार्थ पर, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी होती है। ठीक है बेटा। जब भी किसी वस्तु पर धनावेश आएगा तो धनावेश का अर्थ आप समझ जाना, उस वस्तु पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है उस वस्तु पर? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी जब होती है तो कैसा आवेश आता है? धनावेश। या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालिए हैं तो वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेश। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखिए ये कोई पदार्थ है। ठीक है। अब हमने क्या किया? इस बार हमने इसको बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन ला करके दे दिया। ठीक है। कहीं से इलेक्ट्रॉन ला करके इसको दे दिए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लाकर दिए, लाकर दिए। तो अब ये बेटा एक बात बताइए, इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से ला के दें तो इस पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो यहां क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या हो जाएगी जी? इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋण आवेश है, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। कैसा आवेश आ जाएगा जी, ऋण आवेश। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ऋण आवेश। तो इसका मतलब क्या है, ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश का सामान्य अर्थ, ऋण आवेश, ऋण आवेश का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ, अर्थ पदार्थ पर, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से होता है, अधिकता, अधिकता से होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई बेटा? दो बातें याद रखना, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बॉडी कैसी हो जाएगी, धनावेश होता है। अगर किसी पदार्थ पर या किसी बॉडी पर ऋण आवेश यानी अतः इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं अलग से लिखता हूं क्योंकि कुछ और भी सीखना है अपने को। तो साधारण शब्दों में, आसान से शब्दों में जो आप याद रखो, धनावेश का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या मतलब बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऋणावेश का, ऋणावेश से क्या मतलब है, ऋणावेश, ऋणावेश का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आपने क्या पढ़ा, आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कौन सा होगा, जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और ऋणावेश कौन सा होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब यहीं पर एक पॉइंट और समझना बेटा, ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट और समझते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, मान लीजिए ये कोई पदार्थ था बेटा, ठीक है, ये कोई पदार्थ था, अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा बेटा, क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाए, निकाले जाएं, निकाले जाएं। ठीक है जी, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो यहां क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा जी, धन आवेश। इतनी बातें तो आप जानते हो। ठीक है, अब यहां से समझना क्या है, अगर बेटा यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है तो इसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या हो जाएगा, इसके द्रव्यमान में कमी आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी होगी, कमी होगी। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। जब भी, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, चले, जब भी पदार्थ से, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अर्थात जब जब कोई बॉडी, जब जब कोई बॉडी धनावेशित होगी तो उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बात को याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में अक्सर पूछ लेता है कि द्रव्यमान में कितनी कमी, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना किसको दिखाता है, द्रव्यमान में कमी को भी दिखाता है, और बॉडी पर कैसा आवेश आता है, धनावेश। इसके विपरीत, इसके विपरीत समझिए। ठीक है, समझो, जब, जब किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ को, पदार्थ को इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, जाते हैं तो, तो पदार्थ के, तो ऋण आवेशित पदार्थ पर, क्योंकि देखिए जिसको दिया जा रहा है वो कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, तो ऋण आवेशित पदार्थ, ऋण आवेशित पदार्थ, पदार्थ के द्रव्यमान में, के द्रव्यमान में, द्रव्यमान में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, क्या क्या बातें हमने पढ़ी यहाँ पर, देखिए जब कोई बॉडी धनावेशित होगी तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी, और वहीं जब कोई बॉडी, ये कोई बॉडी है मान लीजिए, ठीक है,
और बाहर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ठीक है, तो इसके क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी, ये ऋण आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित, ठीक है, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित, ठीक है। और इसके द्रव्यमान में क्या होगी, द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना द्रव्यमान यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इससे आगे चलेंगे और इससे आगे हम समझेंगे आप इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ये आपका नोट डाउन हो गया। अब आगे समझिए। अब सवाल आता है कि किसी वस्तु पर कितना आवेश आएगा, कैसे पता चले। चलो इसको भी थोड़े से एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते। एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, एक फिनोमेना के द्वारा समझेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर न्यूट्रल है। कैसा है, उदासीन है। गुरुजी उदासीन का क्या अर्थ है बेटा, इसके ऊपर कुल आवेश कितना है, 0। उदासीन का मतलब क्या है, उदासीन का अर्थ है, उदासीन का अर्थ, अर्थ कुल आवेश, कुल आवेश 0 है, ठीक है। कुल आवेश कितना है, 0। सर कुल आवेश 0 के होने का क्या मतलब है बेटा, कुल आवेश 0 के होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर है। मान लीजिए इस पदार्थ के ऊपर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे आवेश को निरस्त कर देंगे तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब समझना, मैंने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए इससे। कितना इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक। तो इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, जरा ध्यान से देखना। तो Q बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, -1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम, सही है। अगर मान लो कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, ठीक है, एक और, तो Q बराबर कितना आवेश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Q बराबर 2, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बेटा -1.6 गुणा 10⁻⁻90, ठीक है, गुणा करेंगे -3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन निकालने तो धनावेश होगा, लेकिन यहाँ तो ऋण आवेश दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन आप मोड लगा लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है तो ये पॉजिटिव कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर में 3E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q बराबर 3। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 4E हो जाएगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 5E हो जाएगा। इस नियम को हालांकि और डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो Q बराबर कितना आया, 6E। गुरुजी ऐसे करके तो आप एक 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 करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ। अगर मान लो कि मैं नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन निकालूं, यानी कि नंबर, यानी n इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना इलेक्ट्रॉन निकालो, n, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बराबर में Ne। क्या बन जाएगा जी, Q बराबर में Ne, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगा, Q बराबर में Ne। अगर आपको किसी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का सॉरी आवेश का मान ज्ञात करना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर में Ne। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q बराबर में Ne। समझो जरा, Q बराबर में Ne, जरा समझिए Q क्या है, N क्या है, E क्या है, ठीक है। हाँ भाई देखो, Q क्या है, आवेश, क्या है जी, आवेश। अब ये आवेश का हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी। ये क्या है, निकाले गए या डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, निकाले गए, निकाले गए या डाले गए, डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, निकाले गए या डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जी कितना होता है आप लोगों को याद होगा, -1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। तो Q बराबर में फॉर्मूला क्या बनता है, Q बराबर में Na हमारा फॉर्मूला बन जाता है। Q क्या है, आवेश, N क्या है, निकाले गए या डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम होता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, जरा मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, ठीक है, हल्के फुल्के, जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है बेटा। चलिए
न्यूमेरिकल ले लेते हैं जरा। हाँ भाई, एक व्यक्ति शुष्क मौसम के दिनों में, शुष्क मौसम के दिनों में कंघा करता है, दिनों में कंघा करता है, कंघा करता है, कंघा करता है, तो उसके बालों से, तो उसके तो उसके बालों से, बालों से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंघे पर चले जाते हैं, कंघे पर चले जाते हैं, चले जाते हैं, कंघे पर चले जाते हैं, तो कंघे पर उत्पन्न, तो कंघे पर उत्पन्न उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति शुष्क मौसम के दिनों में कंघा करता है, तो उसके बालों से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन कंघे पर चले जाते हैं, तो कंघे पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। समझना बेटा, एक व्यक्ति है, शुष्क दिनों का अर्थ है गर्मियों के दिनों में, ठीक है। क्या कर रहा है, कंघा कर रहा है, यानी अपने बालों को बना रहा है, या ठीक है, यह कंघा कर रहा है, तो उसके बालों से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन कंघे पर चले जाते हैं। तो उसके जो बाल हैं, जैसे मान लीजिए कंघा है, तो वो कंघा जिस समय कर रहा है, तो उसके बालों के ऊपर से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंघे के ऊपर चले जाते हैं। देखिए कैसे समझेंगे। ये मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिर है और ये उसके प्यारे प्यारे से बाल हैं, ठीक है। मान लीजिए अपना चिंटू है, ये कौन है, चिंटू, ठीक है, ये हमारा चिंटू है, ठीक है, और ये चिंटू के बाल हैं। अब चिंटू ने क्या किया बेटा, चिंटू ने एक कंघा लिया और कंघा करना स्टार्ट किया, ठीक है, बालों में, ठीक है बेटा। चिंटू ने क्या किया, कंघा करना स्टार्ट किया, तो क्या फिनोमेना हुआ, और ये कब करा है, गर्मियों के दिनों में करा है, ठीक है बेटा। सारा खेल आवेश में आपको इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का ही दिखेगा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन उधर आएगा, इसके अलावा कुछ आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होता है बेटा, जैसे ही चिंटू ने ऐसा किया, तो चिंटू के बालों में से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कंघे के ऊपर जाने लगे। कहाँ जाने लगे बेटा, कंघे के ऊपर जाने लगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, कंघे के ऊपर, क्योंकि देखो जो चिंटू के बाल हैं वो भी परमाणु से मिलके बने, और परमाणु में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ गए, कंघे के ऊपर। और कितना इलेक्ट्रॉन निकल के गया बेटा, यहाँ से जो एन का मान है वो दे रखा है 10 की पावर 22, ये दे रखा है 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन कंघे पर चले गए। कहाँ चले गए बेटा, कंघे पर। अब समझना मेरी बात को, तो इलेक्ट्रॉन कंघे के ऊपर गए, तो कंघे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, क्या हो रही है, कंघे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ। इलेक्ट्रॉन बालों से निकल गए, कंघे पे गए, तो कंघे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कहाँ बेटा, कंघे पर, कंघे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और कंघे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो कंघा कैसा हो जाएगा बेटा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी था कि जब जब होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो कैसा आवेश आ जाएगा बेटा, ऋण आवेश। तो कंघे पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। अब चिंटू के बालों पे से इलेक्ट्रॉन निकल के हैं, तो चिंटू के बाल कैसे हो जाएंगे जी, धनावेश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे चिंटू के बाल, धनावेश। चिंटू के बाल कैसे हो जाएंगे, धनावेशित हो जाएंगे। लेकिन हमें तो पूछा है आवेश की गणना करो प्रभु, आवेश की, कोई बात नहीं। Q बराबर बेटा फॉर्मूला क्या है, एन ई, क्या है जी, एन ई। तो Q बराबर में, ठीक है, मॉड लगा लेता हूं क्योंकि हम केवल वैल्यू देखेंगे, मैग्नीट्यूड। अच्छा एन कितना, 10 की पावर 22, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर- के 90 कूलम, गुणा करोगे तो Q बराबर में 1.6, 10 की पावर 22 और 10 की पावर -19, तो कितना आया, 10 की पावर 3 कूलम,
ठीक है। तो इतने कूलाम का आवेश कहाँ होगा, कंघे के ऊपर होगा। और ये आवेश कैसा होगा बता दोगे, ऋण आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है क्वेश्चन में तो कमेंट में आप डाल देना, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आवेशों के गुणों की चर्चा करता हूं, ठीक है। आवेशों के मूलभूत गुण देखते हैं, आवेशों के कौन कौन से गुण हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो देखिए और भी ले लेंगे हम, क्योंकि मैं क्वेश्चन अलग से भी कराने वाला हूं। बीच बीच में भी जहां जहां पे फॉर्मूला आएगा एक एक क्वेश्चन में ले लिया करूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो आवेशों के गुण देखते हैं जी, ठीक है जी। आवेशों के गुण, आवेशों के, आवेशों के गुण, आवेशों के क्या क्या गुण हैं वो हमें समझने हैं जी, ठीक है बेटा। चलिए भाई, तो आवेश के देखिए, आवेशों के गुणों के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो आवेश प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला गुण तो ये हो जाता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है ये भी आप जानते हो, धनावेश, धनावेश, और दूसरा है जी ऋण आवेश, ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धनावेश और एक होता है ऋण आवेश, ये बात आप पहले से जानते हो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, आवेशों की योज्यता, ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो, आवेशों की योज्यता, आवेशों की, आवेशों की योज्यता, ठीक है। अर्थात आवेशों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है बेटा। आवेशों को कैसे जोड़ा जाता है ये समझेंगे। तो आवेशों को बीजगणितीय विधि से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, बीजगणितीय विधि। अब ये बीजगणितीय विधि कौन सी होती है, सिंपल सी विधि है बेटा, बचपन से आप जानते हो। अगर आवेश प्लस का है तो प्लस का साइन लीजिए, माइनस का है तो माइनस का लीजिए, बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। आवेशों को, आवेशों को, आवेशों को गणित के, गणित की बीजगणितीय विधि द्वारा, बीजगणितीय, बीजगणितीय विधि द्वारा, विधि द्वारा जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है जी। क्या किया जाता है, आवेशों को गणित के बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए बेटा, उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण से समझते हैं इस बात को। उदाहरण, ठीक है। निम्न आवेशों को जोड़िए, निम्न आवेशों को, आवेशों को जोड़िए, निम्न आवेशों को जोड़िए। +3 कूलम, -4 कूलम, 4 कूलम, +5 कूलम, -1 कूलम। इन आवेशों को हमको जोड़ना है। तो सिंपल सा है, प्लस का प्लस लो, माइनस का माइनस लो, ठीक है। कोई बड़ा रूल नहीं है, ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना है, प्लस का 3, -4, +4, +5, -1, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 और 5 8, 8 में से एक घटाएंगे तो 7 कूलम हो जाएगा, बस इतना सा है, ठीक है। सम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो आवेशों का क्या है बेटा, आवेश को गणित की बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं, आवेशों की बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए और समझिए। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित
प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित हैं, जबकि जबकि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है जी, क्या बात है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। सर को समझ में नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले ये शब्द ही समझ में नहीं आ रहे होंगे, सजातीय क्या है विजातीय क्या है। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। देखिए बेटा, सजातीय मतलब समान जाति के, समान समान जाति के। ठीक है, समान जाति का मतलब या तो प्लस प्लस के हो, ठीक है, या माइनस माइनस के हो। कैसे हो, या तो प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो। जैसे ये दोनों एक ही जाति के, धनावेश से धनावेश है, ये ऋणावेश से ऋणावेश से एक ही जाति के, ऐसे को बोलते हैं सजातीय आवेश। सर जी विजातीय क्या होते हैं, विजातीय मतलब अलग अलग प्रकार के, विजातीय मतलब विपरीत, विपरीत 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 प्रकृति के, विपरीत प्रकृति मतलब एक प्लस का एक माइनस का, यानी अलग अलग, एक धनावेशित होगा एक ऋणावेश। तो क्या बोला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित। मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, ये वाला प्लस आवेश है, ठीक है, और ये वाला भी प्लस आवेश है, तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को प्रतिक्रिया, ये इधर धक्का देगा इसको, ये इधर धक्का देगा, आते ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ये वाला आवेश इधर लगाएगा फोर्स, और ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देगा, यानी दोनों आवेश एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करें। क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करें। इसी प्रकार मान लीजिए ऋण आवेशित आवेश ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये ऋण आवेशित ले लिया, ये भी ऋण आवेश, तो ये क्या करेगा, ये इसको दूर हटाएगा, ये इसको दूर हटाएगा, दोनों आवेश एक दूसरे को दूर हटाएंगे। क्या करेंगे, ये वाला आवेश ये वाला इसको धक्का देगा, और ये वाला इसको धक्का देगा। ऐसे बल को क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है, और वही बात करें, अगर मान लो विपरीत प्रकृति के आ गए, विपरीत प्रकृति मतलब एक धनावेशित और एक ऋणावेश, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। क्या करेंगे जी, एक दूसरे को खींचेंगे। इस प्रकार के को बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं, आकर्षण। तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण। अगर विपरीत प्रकृति है तो क्या होगा, आकर्षण। और समान प्रकृति के अर्थात एक ही जाति के तो क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए, देखिए और समझो। ये गुण ही पढ़ा रहा हूं, आवेशों के गुण। ठीक है, कुछ पॉइंटों को अभी आप याद भी रखोगे, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलो, धनावेश से धनावेश से धनावेश से वैद्युत बल रेखा, धनावेश से वैद्युत बल रेखा, बल रेखा बल रेखा बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, निकलती हैं। अब कई सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, वैद्युत बल रेखा क्या होती है, टेंशन नहीं लेना, अभी बस याद रखना। धनावेश से वैद्युत बल रेखा बाहर निकलती है। ठीक है, जबकि जबकि ऋण आवेश में, ऋण आवेश में ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, बल रेखा प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, समझिए, जैसे ये कोई आवेश है, ये धनावेश है, और यहां ले लेते हैं ऋण आवेश। ठीक है, इससे जो वैद्युत बल रेखा होंगी बेटा, ऐसे करके बाहर निकलेंगी, इन्हें बोलते हैं, ये जो एरो बनाए ये आपकी वैद्युत बल रेखा। ठीक है, इनके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी आप जस्ट याद रखो, ऋण आवेश में क्या होता है, वैद्युत बल रेखा अंदर जाती है, इसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक है जी, धनावेश से वैद्युत बल रेखा बाहर निकलती है, जबकि ऋण आवेश में क्या करती है, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है जी,
चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आपको पढ़ाएंगे। चलो अगला देखिए, अब आ रहा है इंपोर्टेंट, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, ये क्या है? आवेश आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इंपोर्टेंट नियम है, याद रखोगे थोड़ा सा। ठीक है, अक्सर पूछ लेता है आवेश संरक्षण के नियम का क्या अर्थ है। यह सिंपल सा कहता है आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। इसे आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हो। क्या बात है, जरा मैं लिख देता हूं। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 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 आवेश को आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, क्या बात बोली है? इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे इसे एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है बेटा, बस सिंपल सा ये नियम कहता है। इस नियम के अनुसार आप इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो ये प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट तो सही नहीं है मेरे अनुसार। ठीक है, अब मेरे अनुसार क्या कहते हैं वो भी समझ लें। ठीक है, एक निकाय का जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया की, तो उसका जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड है, वो क्या है, फिक्स है। बस इतना सा कहूंगा मैं अपनी बात में। ठीक है, अर्थात किसी निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। मैं अपनी बात में क्या करूंगा, अर्थात अर्थात किसी निकाय का किसी निकाय का निकाय का ठीक है, और निकाय कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र। ठीक है, किसी स्वतंत्र निकाय का किसी स्वतंत्र निकाय का आवेश आवेश नियत रहता है, नियत रहता है, रहता है। क्या बात बोली मैंने, किसी स्वतंत्र निकाय का आवेश नियत रहता है। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो कि मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जिसका किसी से कोई कांटेक्ट ना हो, ठीक है, उसके अंदर जो आवेश होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज, वो कभी चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी बात मैं बोलूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, उदाहरण से समझिए इस बात को। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यही समझाते हैं आपको। देखिए भाई समझिए, मान लीजिए एक ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। गुरुजी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा निकाय जो किसी के कांटेक्ट में ना हो, जिसको किसी से कोई मतलब ना हो। इसके अंदर एक आवेश है जिस पर 3 कूलम है। ठीक है, 3 कूलम, ये इसके ऊपर -2 कूलम है, इसके ऊपर 5 कूलम है, इसके ऊपर -1 कूलम है, इसके ऊपर मान लीजिए 1 कूलम ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी की, इस निकाय की बात करूं तो टोटल आवेश कितना है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, कुल आवेश, कुल आवेश कितना है इसमें, कुल आवेश, ठीक है,
कुल आवेश क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 में से 3 घटा देंगे, 6 कूलम है। सही है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ में कुछ मस्ती की, इस डब्बे को पकड़ के हिलाया, ठीक है, कुछ मस्ती की। और मस्ती करने पे क्या हुआ कि अब की क्या हुआ, आवेश मेरे को कुछ ऐसे देखने को मिले। ठीक है, समझिए कैसे। इसके ऊपर -3 कूलम आ गया, 5 कूलम आ गया, और 3 कूलम आ गया, और 1 कूलम आ गया। ठीक है। अगर देखें इसके अंदर कितना आवेश था, टोटल 6 कूलम था। इसके अंदर कितना है, 6 ही होगा। देखो 5 और 1 6, और 9, 9 में से 3 गए तो 6। ठीक है, तो कुल आवेश कितना है, यहाँ पर भी 6 कूलम है कुल आवेश, बराबर 6 कूलम। तो सीधी सी बात मैं एक ही बोल रहा हूं, जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में रहेगा। ठीक है, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं, प्रारंभिक आवेश बराबर क्या होगा, अंतिम आवेश। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम से क्या बोल सकते हैं, आवेश आवेश संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से, नियम से फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, एक निकाय के लिए। ठीक है, प्रारंभिक आवेश, प्रारंभिक आवेश बराबर होगा अंतिम आवेश, अंतिम आवेश। और ये किसके लिए रहेगी ये बात, एक स्वतंत्र निकाय के लिए, स्वतंत्र, स्वतंत्र निकाय के लिए रहेगी, निकाय के लिए। ठीक है जी, किसके लिए रहेगी बेटा, स्वतंत्र निकाय के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल इसके ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, चलिए बेटा, एक घनाकार बक्सा, घनाकार बक्सा जिसके अंदर, जिसके अंदर 5 कूलम, -3 कूलम तथा 10 कूलम आवेश है, या आवेशित कण है। 10 कूलम आवेश से आवेशित, 10 कूलम आवेश से, आवेश से आवेशित, आवेशित कण हैं, कण हैं। इस बॉक्स, इस बॉक्स को हिलाने के बाद, हिलाने के बाद, बाद 2 कणों पर आवेश, 2 कणों पर, कणों पर आवेश 4 कूलम तथा 5 कूलम आवेश आ जाता है, आ जाता है, तो तीसरे कण पर, तीसरे कण पर आवेश क्या होगा, क्या होगा। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, एक घनाकार बक्सा जिसके अंदर 5 कूलम, ठीक है, एक घनाकार बक्सा, ठीक है, जिसके अंदर 5 कूलम, -3 कूलम तथा 10 कूलम आवेश, आवेशित कण है। तो देखिए बेटा, एक घनाकार बक्सा बनाते हैं और उस बक्से के अंदर चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो मान लीजिए एक बक्सा है। ठीक है, देखिए मैंने घनाकार नहीं बनाया, ठीक है, वर्गाकार बना लिया, इसी से समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर कितना कितना आवेश है, 5 कूलम, और कितना है जी, -3 कूलम, -3 कूलम, और कितना है, 10 कूलम। ठीक है, इस पूरे बक्से को हिलाया गया, अरेंजमेंट को। ठीक है, और हिलाने के बाद क्या कंडीशन मिली हमको, इनके अंदर 4 कूलम का आवेश मिला, 4 कूलम, और देखने को मिला 5 कूलम, और एक तीसरा कण और था। इसके ऊपर हमें आवेश नहीं पता, इसके ऊपर आवेश निकालना है, इसको x मान लीजिए। क्या मान लोगे, x। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रारंभिक आवेश। तो प्रारंभिक आवेश ये रहा, अंतिम आवेश ये रहा। ठीक है, तो प्रारंभिक आवेश कितना है, तो देखिए भाई, तो 5 10, 5 + 10 -3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 5
प्लस में एक्स, तो ये कितना आया 15 12 हो जाएगा, बराबर है 9 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर निकालेंगे कितना आया 3 कूलम आएगा। तो इसके ऊपर कितना आवेश होगा जी 3 कूलम का आवेश होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट नियम देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा। अब देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण बड़ा प्यारा सा नियम है, आराम से समझ लें। आवेश के क्वांटमीकरण का क्या अर्थ होता है। ठीक है बेटा, समझिए। क्वांटमीकरण कुछ नहीं है, क्वांटमीकरण का मतलब होता है कोई भी चीज फिक्स अमाउंट में हो। क्वांटम का क्वांटम का क्या मतलब, एक कोई चीज फिक्स अमाउंट में हो। ठीक है, क्वांटम का क्या अर्थ है, क्वांटा जिसको बोलते हैं, कोई चीज फिक्स अमाउंट में, क्या मतलब है इसका, फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स अमाउंट क्या अर्थ है, फिक्स अमाउंट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक दुकान पे जाइए और वहां से पेन लेके आइए, तो या तो आप एक पेन लेके आ सकते हो, या दो पेन लेके आ सकते हो, या तीन पेन लेके आ सकते हो, या चार पेन लेके आ सकते हो, या 10 पेन लेके आ सकते हो। उम्मीद करता हूं कोई ऐसा बालक नहीं होगा जो 1.5 पेन ले आए या सवा पेन ले आए। या तो आप एक पेन ला सकते हो, दो, यानी एक फिक्स अमाउंट में ला सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी का मैं उदाहरण देखूं। ठीक है, जैसे मेरी वीडियो को देखने वाले जो बच्चे होंगे, या तो एक बालक होगा या दो बालक होंगे, ऐसा नहीं होगा 1.5 बालक वीडियो देख रहा हूं, ऐसा संभव नहीं है। क्या नहीं होगा, 1.5 बालक वीडियो नहीं देख सकता। तो क्या है, जैसे कि लोग एक क्या है, फिक्स अमाउंट में। ठीक है, तो ऐसे ही जो आवेश किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है वो क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट में होता है। कैसे होता है, फिक्स अमाउंट। सर फिक्स अमाउंट कितना होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर में होगा, या चार इलेक्ट्रॉन के, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होगा। क्या मतलब बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होगा। समझिए, आवेश के क्वांटमीकरण का, आवेश आवेश के क्वांटमीकरण, क्वांटमी क्वांटमीकरण का अर्थ, आवेश आवेश एक नियत मान में होता है। नियत मान, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, फिर एक नियत मान में होता है, होता है। और यह नियत मान, और यह नियत मान, नियत मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अतः आवेश जो होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, अतः मैं ये कह सकता हूं अर्थात, अर्थात अर्थात आवेश, आवेश आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, आथर्थ ये कह सकते हैं जो आवेश है या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या आवेश दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या आवेश तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ऐसे चलते जाएं तो ऐसा भी हो सकता है आवेश क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और ये फॉर्मूला मैंने बेटा अभी आपको क्लियर किया था, क्यू बराबर में एन ही। तो सबसे छोटा अगर आवेश की बात करें, ठीक है, तो सबसे छोटा आवेश कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश, सबसे छोटा, सबसे छोटा, छोटा स्वतंत्र आवेश, स्वतंत्र आवेश, आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है।
ठीक है, किसके ऊपर होता है, सबसे छोटा स्वतः आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो Q बराबर में Ne। तो आवेश जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है, अतः आवेश का मान जो भी रहेगा वो E का मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा, E का मल्टीपल। कभी भी जो N का मान है आधा अधूरा नहीं रहेगा, पॉइंटों में कभी नहीं आएगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। किसका मान, N का मान। तो N क्या है यहाँ पर, N पूर्णांक है, N क्या रहेगा बेटा, पूर्णांक रहेगा। ठीक है, याद रखना है। तो Q बराबर में क्या हो गया, N ही हो गया। ठीक है, अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड आप अपना कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आवेश के हमारे कुछ गुण थे, आवेशों के गुणों के बारे में चर्चा कर ली। इसके बाद मैं आवेशन की विधियां आपको पढ़ाऊंगा। आवेश मतलब किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, जिसमें मैं मुख्यतः 3 विधियां पढ़ाऊंगा, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन। तीनों को इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं।